बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेज़र में आज हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जो कि पंपिंग प्रोसेसेस पे मुश्तमिल है उसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि हम लेज़र मीडियम के अंदर कोई भी गेन मीडियम हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें से पंपिंग जो है वो किस तरह से करते हैं। और आप जानते हैं कि जो पंपिंग है एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के नतीजे में हमें क्या चीज़ हासिल होती है, किस अचीवमेंट को हम अटेन करने के लिए पंपिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी पंपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एटम्स को लो एनर्जी स्टेट से एक्साइट करके एक हाई एनर्जी स्टेट में जो है वो लेके जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने बाहर से एनर्जी देनी है जिसको स्टिमुलस कहा जाता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी बाहर से एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हम ला के लेज़र मीडियम के ऊपर जो है वो एक्सपोज करेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे और उस एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करने के बाद एटम लो एनर्जी स्टेट से निकलेंगे और हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। तो ये है पंपिंग प्रोसेस। अब ये जो पंपिंग प्रोसेस होते हैं कई तरह के होते हैं, लेकिन इनमें जो ज़्यादा सूटेबल प्रोसेसेस होते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 ऑप्टिकल पंपिंग। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले दो प्रोसेसेस को मैं लिख रहा हूँ। और नंबर 2 जो है वो है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब आप जानते हैं कि हमने कहा था लेज़र मीडियम कई तरह के होते हैं, लेकिन ब्रॉडली हमने लेज़र मीडियम को जो है वो 4 कैटेगरीज़ में जो है वो अगर डिवाइड कर लें। नंबर 1 सॉलिड्स, सॉलिड स्टेट मीडियम। अब ये जो सॉलिड्स होते हैं ये जैसे रूबी लेज़र है या नियोडीनियम लेज़र है, ये दोनों जो लेज़र हैं ये सॉलिड स्टेट लेज़र जो है उस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है। नंबर 2 लिक्विड्स, ठीक है, यानी जिनको डाई लेज़र्स कहा जाता है। तो वो उनमें लिक्विड कोई ना कोई मीडियम होगा, कोई ऑर्गेनिक डाई उसके अंदर जो है वो मौजूद होगी एज आ लेजिंग मीडियम के तौर पे। तीसरे नंबर पे गैसेस और चौथे नंबर पे सेमीकंडक्टर्स। तो ये 4 अगर ब्रॉड कैटेगरीज़ हम अपने सामने रख लें तो इन 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ में ये जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा सूटेबल पंपिंग कौन सी होती है? ऑप्टिकल पंपिंग। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आप किसी लैंप के ज़रिए, अब आप जानते हैं लैंप की जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। मोनोक्रोमेटिक नहीं है तो उसका मतलब है इम्प्योर लाइट है, उसमें कई डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो क्या होंगी, मौजूद होंगी। यानी उसका पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम होगा, यानी उसमें इस मिनिमम वेवलेंथ से लेके इस मैक्सिमम वेवलेंथ तक जो है वो क्या है, रेडिएशन मौजूद है। जैसे हम हीलियम लैंप की बात कर लेते हैं तो ये जो हीलियम लैंप होता है उसके अंदर से आप जानते हैं वो येलो लाइट निकलती है, जो इनकैंडिसेंट बल्ब पुराने वाले जो होते हैं उसमें से जो है वो। तो इसका मतलब है वहाँ पर बहुत सारी जो है वो यानी रेडिएशंस का मिक्सचर है, डिफरेंट कलर की रेडिएशन का मिक्सचर है। अब ये जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं यहाँ पर भी आप रिकॉल करें, आपने एक थ्योरी पढ़ी हुई है अपने, अब मैं उसको बचपन कह लेता हूँ, चलें, ठीक है। तो अपने बचपन में जो है वो आपने यानी साइंस के बचपन में जब आपने साइंस सीखना शुरू की उस वक़्त ये आपने पढ़ी हुई है। तो कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है कि अगर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएं तो जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक और जो स्पिन टाइप की जो मोशन होती हैं या न्यूक्लियर जो फिनोमिनाज होते हैं वो आपस में कपल होना शुरू हो जाते हैं। और कपल के नतीजे में होता क्या है कि जो वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं वो स्प्लिट होना शुरू हो जाते हैं। और स्प्लिट होने के बाद एक्चुअली में वो क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स में जो है वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये देखें मैंने यहाँ पर जो है ना एक स्प्लिटिंग दिखाई कि एक ही एनर्जी लेवल 5 बहुत ही क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब ये जो क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल्स हैं ये बहुत करीब करीब हैं, यानी इनकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो जब इनकी एनर्जी बहुत करीब करीब होती है तो हम कहते हैं अब ये एनर्जी लेवल नहीं रहा, ये क्या बन गया है, एक कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बन गया है। सिमिलरली जो लो एनर्जी है, लेट्स सपोज वो लो एनर्जी लेवल भी क्या हो चुका है, अब एक एनर्जी बैंड की शक्ल अख्तियार कर गया है। अब देखें ये जो ऊपर वाला एनर्जी बैंड है इसमें एक हाईएस्ट एनर्जी लेवल है और नीचे वाले एनर्जी बैंड में एक लोएस्ट एनर्जी लेवल है। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप है
वो मैक्सिमम है। और ये जो अपर एनर्जी लेवल है इसका जो लोएस्ट पोर्शन है और लोअर एनर्जी लेवल का हाईएस्ट पोर्शन है, इन दोनों के दरमियान ये जो एनर्जी गैप है ये मिनिमम है। तो इसका मतलब है इस एनर्जी से लेके इस एनर्जी तक का, यानी मिनिमम एनर्जी से लेके मैक्सिमम एनर्जी तक का कोई भी फोटोन आ जाएगा तो ये सॉलिड या लिक्विड मीडियम उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली में ये जो लैंप से निकलने वाली लाइट होती है उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है, ब्रॉड बैंड स्पेक्ट्रम होता है। और ये जो सॉलिड या लिक्विड के एनर्जी लेवल्स होते हैं वो भी लेवल्स नहीं होते एक्चुअली में, वो क्या होते हैं, बैंड होते हैं, एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो इनके एनर्जी बैंड्स उनको ईजिली क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। गैसेस, अब गैसेस में आप जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो कम होती हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनका साइज़ बहुत कम होता है और उनके दरमियान सेपरेशन बहुत लार्ज होती है। तो इसका मतलब है आइडियली तो हम ये अज्यूम करते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बहुत कम फोर्सेस हैं तो इसका मतलब है उनके एनर्जी लेवल्स ऐसे वेल डिफाइंड हैं। और वेल डिफाइंड हैं तो ऑप्टिकल पंपिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक और लेज़र सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आपने अगर फिक्स्ड एनर्जी इतनी ही देनी है तो फिर आपको एक और लेज़र के थ्रू जो है वो गैसेस को क्या करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों को अगर आप पंप करना चाहते हैं तो आप एक आम फ्लैश लैंप ले लें और उसके ज़रिए पंप कर लेंगे। अगर आपने गैस को पंप करना है तो उसके लिए आपको एक और लेज़र चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्टिकल पंपिंग फर्दर दो तरह की है, एक को कहा जाएगा लेज़र पंपिंग और एक को क्या कहा जाएगा, फ्लैश लैंप पंपिंग। ठीक है, लेकिन गैसेस, मतलब आपने गैस से एक लेज़र बनानी है तो आपको उसके लिए पहले एक और लेज़र का इंतज़ाम करना पड़ेगा और उस लेज़र, जिस लेज़र के थ्रू आप गैस को पंप करना चाह रहे हैं, क्या करना पड़ेगा कि उस लेज़र की जो एमिशन वेवलेंथ है और इस गैस की जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ है वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर दोनों सेम होंगी तब ही जो है वो क्या होगी, ये वाली पर्टिकुलर वेवलेंथ इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी पंपिंग लेज़र का एमिशन स्पेक्ट्रम और ये जो लेज़र जिसको पंप करना है, लेज़र विच इज़ टू बी पम्प्ड, उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपस में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। कोई एक वेवलेंथ उनकी आपस में मैच होनी चाहिए। लेकिन ये एक मुश्किल काम है, तो फिर हम क्या करते हैं कि गैसेस को बजाय इसके कि लेज़र के थ्रू पंप करें, किया भी जाता है ये, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका है कि हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग इस्तेमाल करते हैं। अब करते क्या है कि आप डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर के ऊपर कोई भी गैसियस मीडियम ले लेते हैं, जिसको भी आपने जो है वो क्या करना होगा, बनाना होगा लेज़र। आप क्या करते हैं, एक साइड पे एनोड और एक साइड पे कैथोड और दरमियान में हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। डीसी वोल्टेज नॉर्मली अप्लाई किया जाता है, जैसे हीलियम नियॉन एक लो पावर लेज़र है, लेकिन उसके अंदर डिस्चार्ज यानी पंपिंग के लिए हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो 3500 वोल्ट के राउंड अबाउट होता है। तो इसका मतलब है बहुत हाई वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो निकले, जिसको कैथोड रेज कहा जाता है, और वो फिर जो है गैस के मॉलिक्यूल से टकराने के बाद उनको क्या करें, एक्साइट करें। और सेमीकंडक्टर्स, अब सेमीकंडक्टर को अगर ऑप्टिकल पंपिंग आपने करनी है तो उसके लिए तो फिर क्या होना चाहिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल फोटो सेंसिटिव होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं सोलर सेल्स बनते हैं, तो वो सोलर सेल क्या होते हैं, यानी वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, वो लाइट को सेंस करते हैं। जैसे ही लाइट उनके ऊपर टकराती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल तो फोटो सेंसिटिव नहीं होते, कुछ जो है वो लाइट के लिए जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसका मतलब या रिफ्लेक्टर होते हैं, तो या तो लाइट गुजर जाएगी या रिफ्लेक्ट हो जाएगी उनसे टकरा के, तो वहाँ पर तो जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में से करंट आराम से गुजारा जा सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है वो की जा सकती है। डोपिंग कंसंट्रेशन को चेंज करके आप उसकी कंडक्टिविटीज़ को चेंज कर लेंगे, और जब करंट गुजारेंगे तो करंट का मतलब यही है ना कि चार्जेस उसमें से गुजार रहे हैं और एनर्जी लेके गुजार रहे हैं, तो वही एनर्जी सेमीकंडक्टर के एटम्स को ट्रांसफ़र करके उनको एक्साइट किया जा सकता है। तो ये आपके पास जो है वो ऑप्टिकल पंपिंग, और ये ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रिकल पंपिंग के थ्रू जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इनको। अब होगा ये कि हमने यहाँ पर स्टडी करने हैं कुछ प्रोसीजर, इन्हीं को हमने डिटेल से स्टडी करना है, लेकिन ये नहीं है कि इनके अलावा और कोई मेथड नहीं है किसी भी लेज़र मटेरियल को पंप करने के लिए, और भी मैकेनिज़्म होते हैं। तो वो जो मैकेनिज़्म जो इतने पॉपुलर नहीं है, इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो इनकी तरफ आते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसीजर है या सबसे पहला मेथड है वो है केमिकल लेज़र में इस्तेमाल होता है। तो जो केमिकल लेज़र में
पंपिंग प्रोसेस इस्तेमाल होगा उसको कहा जाएगा केमिकल पंपिंग। अब आप जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं वो ज़रा केमिस्ट्री को रिकॉल करें। केमिस्ट्री में आपने बेसिकली 2 तरह के रिएक्शन पढ़े हुए हैं, एक को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी, बाहर से कुछ एनर्जी की जो है होती है ज़रूरत पड़ती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होते हैं जो जब हो जाते हैं तो उसके नतीजे में क्या करती है, एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पर हमने एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो क्या करना है, जहन में रखना है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है इसका मतलब है कि यहाँ पर इस रिएक्शन के नतीजे में कोई ना कोई एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में, और उसी एनर्जी को फिर इस्तेमाल करके हम पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी पंपिंग जो है वो क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। होगा क्या कि हम ये करेंगे कि एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल बी है, इन दोनों केमिकल स्पीशीज़ को आप इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करने के बाद ये कोई नया कंपाउंड बन जाएगा और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी वो हाई एनर्जी स्टेट जो है वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। अब ज़्यादातर जो इस तरह के रिएक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं आयनिक कंपाउंड में। जैसे कि मैं एक कैटेगरी रखता हूँ केमिस्ट्री में जिसको आपने नाम सुना हुआ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हैलाइड जो है वो ग्रुप 7 जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह जो है वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है। अब आप जानते हैं कि ये पॉजिटिव आयन और ये है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जब अलग अलग पड़े हैं तो वो हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं। जब आप उनको मिला देते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, यानी जो नया मॉलिक्यूल बनेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट अपीयर हो जाएगी, इन दी फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी अपीयर हो जाएगी, इन दी फॉर्म ऑफ रोटेशनल एनर्जी अपीयर हो जाएगी। तो हाइड्रोजन हैलाइड में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, यानी इस रिलेशन के, यानी इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होनी है, वो जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब आप इसके लिए एक एग्जांपल जो है वो ले लें हाइड्रोजन फ्लोराइड की, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन ये मिल के क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह एक होता है ड्यूट्रियम फ्लोराइड, जिसमें ये तो हाइड्रोजन है, ये सिंगल, जिसको प्रोटियम कहा जाता है, एक ही प्रोटॉन है। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है न्यूक्लियस में, ड्यूट्रियम फ्लोराइड। ये दो जो है ना समझे लेज़र इस्तेमाल होती हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड लेज़र, ड्यूट्रियम फ्लोराइड लेज़र। इसके अलावा एक और लेज़र जो केमिकल लेज़र की कैटेगरी में होता है उसे कहा जाता है COIL। अब ये कॉइल नहीं है, ठीक है, यह है COIL। C मीन्स केमिकल, O मीन्स ऑक्सीजन, I का मतलब है आयोडीन और लेज़र, तो ये है केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेज़र। इस तरह एक और कैटेगरी है उसे कहा जाता है AGIL कैटेगरी। A का मतलब है ऑल, G का मतलब क्या है, गैस फेज़, ठीक है, ऑल गैस फेज़ आयोडीन लेज़र। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं केमिकल लेज़र की जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दी। तो ये पहली पंपिंग। दूसरा पंपिंग प्रोसेस उसे कहा जाता है गैस डायनेमिक पंपिंग। अब गैस डायनेमिक पंपिंग का क्या मतलब है, इसमें सबसे पहले आपने किसी भी गैस को क्या कर देना है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। नॉर्मली 1400 केल्विन तक उसका टेम्परेचर क्या किया जाता है, रेज़ किया जाता है, यानी हॉट गैस है। और नंबर 2, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स वायलेंट हो जाते हैं, उनके दरमियान कोलिजन बढ़ जाते हैं और वो कंटेनर के साथ भी जो है वो क्या करते हैं, जो है वो ज़्यादा कोलिजन करते हैं। तो इसका मतलब है प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। तो हाई प्रेशर के ऊपर हॉट गैस को जो है वो क्या किया जाता है, रखा जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक नोज़ल, बारीक सी नोज़ल जो है वो ली जाती है, स्पेशली डिज़ाइन नोज़ल है ये। अब नोज़ल में आप जानते हैं कि जब नोज़ल से गैस निकलती है तो एक साइड पे अगर गैस का प्रेशर हाई है, बाहर जो है वो गैस का प्रेशर लो है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब भी गैस जाती है तो वो एक्सपैंड करती है, ठीक है, क्योंकि हाई प्रेशर पे तो वो कंप्रेस हुई हुई है। जब लो प्रेशर मिलना है तो उसने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। ये जो सडन एक्सपेंशन होता है वो गैस को क्या कर देता है, कूल कर देता है।
इस तरह की जो एक्सपेंशन है उसको डायनामिक एक्सपेंशन कहा जाता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल लाजमी सी बात है मूव भी कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि आप उसी कंटेनर के अंदर ही टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, यूँ नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं, नोज़ल से बाहर निकाल रहे हैं। अब नोज़ल से जेट, यानी जब इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आप नोज़ल से जो है वो गैस को बाहर निकालेंगे तो वो एक तरह से जेट यानी स्ट्रीम जो है वो निकलती है। अब आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि जब गैस सडनली एक्सपैंड करती है ना, जैसे ये स्प्लिट एसी होते हैं उसमें भी गैस की एक्सपेंशन के ज़रिए ही क्या किया जाता है, कूलिंग पैदा की जाती है। या कभी आपको ये अगर एक्सपीरियंस हो कि आपने कोई चीज़ ब्रस्ट होते हुए देखी है, यानी जैसे बैलून जो है उसमें से एकदम से हवा निकल जाए, तो वो जो एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन नोज़ल जहाँ से एक्सपेंशन या लीकेज हो रही होती है वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, यानी गैस कूलिंग होना शुरू हो जाती है। तो जो गैस बाहर निकलेगी वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, और जो एनर्जी लेवल जो है वो जहाँ पर जो है वो एक्सपेंशन नहीं हो रही, जो अभी हॉट है तो वो अभी ठंडा वो यानी वो अभी हाइट उसमें जो है एनर्जी लेवल में मौजूद रहेंगे। तो इसका मतलब है आप जो है वो गैस को एक्सपैंड करवा के गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स को कूल डाउन करवा देते हैं जो वापस लो एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अभी भी कहाँ पर रहेंगे, हाई एनर्जी स्टेट में रहेंगे। तो इस तरह से आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवा लेते हैं। लेकिन ये पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, बहुत ही थोड़े अरसे के लिए जो है वो क्या होती है, रहती है। उसके बाद जो है वो आपको पता है गैस ने क्या होना होता है, हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करना होता है, यानी जो रूम टेम्परेचर होता है गैस के मॉलिक्यूल उस साइड पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये गैस डायनामिक पंपिंग जो है बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए आपको मिलती है, यानी जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है। उसी पॉपुलेशन इन्वर्जन को फिर आपने इस्तेमाल करके क्या करनी होती है, आपने लेज़र बनानी होती है। और अब तक सिर्फ एक ही लेज़र ऐसे इस पंपिंग के ज़रिए बनाई गई है, वो कौन सी है, वो है गैस डायनामिक CO2 लेज़र, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। अब ये जो CO2 लेज़र है ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा हाई पावर जनरेट कर देती है। ये कई 100 किलोवाट पावर जनरेट करती है। इवन कई गैस लेज़र जो होती हैं वो मेगावाट पावर भी क्या कर सकती हैं, जनरेट कर सकती हैं। तो इसलिए हाई पावर जो है वो कैटेगरी के अंदर इनको जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। तो ये दूसरी जो है वो कैटेगरी जिसको हमने यहाँ पर स्टडी किया। अब जो तीसरी जो इतनी ज़्यादा कॉमनली यूज़ ना होने वाली पंपिंग स्कीम है उसे कहा जाता है न्यूक्लियर पंपिंग। अब न्यूक्लियर पंपिंग में जो है वो ये नहीं है कि हमने कोई एटम बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड करके जो है वो पंपिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो फिशन रिएक्शन होता है उसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एक छोटे स्केल के ऊपर। आप जानते हैं एक यूरेनियम का जो एटम होता है जब उसको फिशन किया जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये एनर्जी होती किस फॉर्म में है, ठीक है। तो आप जानते हैं हम यूरेनियम के ऊपर क्या करते हैं, बाहर से लाते हैं एक स्लो न्यूट्रॉन जिसको थर्मल न्यूट्रॉन कहा जाता है, जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है, 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, ठीक है। तो अब इतनी कम एनर्जी से जब वो इसके अंदर दाखिल होता है तो वो इसके न्यूक्लियस में जाके फ्यूज़ हो जाता है और इसके न्यूक्लियस को अनस्टेबल करता है, ये एक्सप्लोड करता है और फिर क्या करता है, ये कुछ छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाता है। उन फ्रेगमेंट में ज़्यादातर क्या होते हैं, बेरियम, क्रिप्टॉन और कुछ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। एवरेज जो है वो 3 न्यूट्रॉन जो है वो आपको मिल जाते हैं। अब ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन है जिनको फिशन प्रोडक्ट कहा जाता है, यानी फिशन के नतीजे में मिलने वाले छोटे न्यूक्लियस जो यूरेनियम के मुकाबले में छोटे हैं साइज़ में, ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ये जो प्रोडक्ट्स हैं फिशन की, इनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होती है, यानी ये वो इनके अंदर मौजूद है इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब ये उस लेज़र मीडियम से टकराएंगे तो टकराने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी उनको ट्रांसफ़र कर देंगे और उनको लो एनर्जी स्टेट से क्या करेंगे, हाई एनर्जी स्टेट में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब एक सवाल ये हो सकता है कि इनके पास तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है और अगर आपको जहाँ पर पंपिंग करवानी है वहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट इसके मुकाबले में कम है तो फिर क्या होगा। तो बात ये है कि अगर इनके पास इतनी एनर्जी है तो ये नहीं है कि एक ही कोलिजन में ये अपनी सारी एनर्जी जो है वो अगले घर जो है वो पहुँचा देंगे, तो वो हर कोलिजन में जो है वो सक्सेसिव कोलिजन में अपनी एनर्जी जो है वो उनको क्या करते जाएंगे, ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो ऑन द एवरेज जो किसी एक मॉलिक्यूल को ये एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे वो इसके मुकाबले में काफ़ी कम होगी और वो उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी जिस रिक्वायरमेंट से उस लेज़र की जो है वो पंपिंग की जाती है। लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो मिलिट्री वगैरह में
या जो है वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस वगैरह में तो आप इस तरह के प्रोसीजर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑन द रिसर्च स्केल आप जो है वो इसको इतना जो है वो वाइडली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तीसरी न्यूक्लियर पंपिंग जिसको हम इतना परफेक्टली जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने सिर्फ ये 3 जो पंपिंग्स हैं, यानी केमिकल पंपिंग, गैस डायनामिक पंपिंग और न्यूक्लियर पंपिंग को जो है वो डिटेल से स्टडी किया। ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल पंपिंग की सिर्फ अभी हमने डिस्कशन की है, अभी इनको हमने डिटेल से स्टडी करना है दोनों को, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये सब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और जो है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या MCQs वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।